तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो 10,000 रुपये से शुरू हुई थी और अब इसकी वैल्यूएशन $39 बिलियन है। तो इस एक कहानी की, इस एक जर्नी की शुरुआत होती है सन 1981 पुणे में। 7 लोगों ने मिलकर ये एक कंपनी बनाई थी। इस कहानी के मेन 7 हीरो थे और उन्हीं में से एक थे नारायण मूर्ति। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वे 7 लोग कौन कौन थे। उनमें आते थे NR, नंबर 2 पर आते थे नारायण मूर्ति, नंबर 3 पर नंदन नीलेकणी, नंबर 4 पर S चंद्रशेखरन, नंबर 5 पर HD शिबुल, नंबर 6 पर K दिनेश, नंबर 7 पर अशोक अरोरा। ये पटनी कंप्यूटर सिस्टम में एम्प्लॉइज का काम करते थे और इसी कारण की वजह से इन्हें IT सेक्टर की अच्छी खासी नॉलेज थी। जब 1975 में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ी तब उन्होंने इसे एक मौके की तरह समझा और उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत करने के लिए विचार बनाया। जो इन्फोसिस थी वो केवल 10,000 रुपये से स्टार्ट की गई थी और जो ये 10,000 रुपये थे ये मिस्टर कृष्णमूर्ति ने अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से उधार लिए थे। अगर मैं बात करूं सन 1983 की तो उस समय इन्फोसिस के पास एक भी कंप्यूटर नहीं था और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सन 1991 से लिबरलाइजेशन से पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता था। अगर आपको एक टेलीफोन मंगाना है तो आपको 1 साल तक का इंतजार करना पड़ता था और वहीं अगर आपको एक कंप्यूटर मंगाना है तो आपको 2 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता था। और जो इन्फोसिस का पहला ऑफिस था वो सुधा मूर्ति का घर था। तो बाद में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर को भी साइन किया था जो कर्ट सैल्मोन एसोसिएशन के साथ था। सन 1989 में ये जॉइंट वेंचर कोलैब हो गया और इसी वजह से जहां से कंपनी ने स्टार्ट किया था वो वहीं पर जाकर दोबारा खड़ी हो गई, मतलब 0 पर। और इतनी सारी मुसीबतों को देखते हुए कंपनी के को फाउंडर अशोक अरोरा ने कंपनी को छोड़ दिया। तो फिर नारायण मूर्ति ने एक कठोर फैसला लिया और अपने को फाउंडर से ये पूछा जो भी आदमी इस कंपनी को छोड़कर जाना चाहता है वो इस कंपनी को छोड़ सकता है, लेकिन मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगा। तो बाद में उनके साथियों ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने कंपनी नहीं छोड़ी, सिर्फ अशोक अरोरा ने कंपनी छोड़ी थी। तो उसके बाद कंपनी को दोबारा से उठाने के लिए उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। अगर वे कहीं पर भी मीटिंग के लिए जाते थे तो वे अपना खर्चे को कम से कम रखना चाहते थे। सन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। कंपनी ग्रोथ इज बूम। इसके बाद सन 1993 में इन्फोसिस ने अपना IPO लॉन्च किया, लेकिन जो इन्फोसिस का IPO था वो अनसब्सक्राइब्ड IPO की तरह था। लेकिन जब इन्फोसिस ने अपना IPO लॉन्च किया था तब उसका स्टॉक 60% प्रीमियम के साथ बढ़ रहा था। अब बात करें इन्फोसिस के रेवेन्यू के बारे में। इन्फोसिस का रेवेन्यू इन 1993 $5 मिलियन था। वहीं सन 1999 में इन्फोसिस का रेवेन्यू $100 मिलियन था। लेकिन अगर हम बात करें 2004 की, 2004 में इन्फोसिस का रेवेन्यू $1 बिलियन का था। अगर हम पिछले कुछ सालों की यानी 2017 की बात करें तो इन्फोसिस का रेवेन्यू $100 बिलियन का था। और इन्फोसिस की एक और खास बात है, इन्फोसिस सबसे पहली कंपनी बनी थी जो नास्डैक में स्टॉक की गई थी। नास्डैक जो है वो एक अमेरिकन स्टॉक कंपनी है और इन्फोसिस ही वो पहली कंपनी थी जिसने ई-शॉप को निकाला था, एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन। और इसी ई-शॉप्स की बदौलत इन्फोसिस के 18,000 प्लस एम्प्लॉय आज मिलियनर है। और अगर हम बात करें इन्फोसिस का फाइनेंशियल ईयर अब्जा 17,000 करोड़ के लगभग है। और हाल फिलहाल में इसका जो इंडिया हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और जो इसका US हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। इन्फोसिस को भारत का एजुकेशन सिस्टम भी पसंद नहीं आता है, इसी वजह से उसने अपने खुद के एजुकेशन सेंटर भी निकाल रखे हैं। तो उस एजुकेशन सेंटर में से एक का नाम है इन्फोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों ये है इन्फोसिस की अब तक की कुछ स्टोरीज। आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और जो मुझे फीडबैक दे कि मैं आगे कैसी ला सकता हूँ आपके लिए, आपको कैसी पसंद